डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सच के साथ और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। बदलते वक्त के साथ बहुत कुछ बदल रहा है और प्रकृति का नियम है बदलाव। इसी बदलाव के नियम के तहत दुनिया के हर कोने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदल रहा है। कहीं मौसम बदल रहा है, कहीं वैज्ञानिक चीजें बदल रही हैं, कहीं खेती किसानी के तरीके बदल रहे हैं, यहां तक कि पल पल लोग बदल रहे हैं। अब इन बदलती हुई चीजों के साथ जो नहीं बदल रहा वो क्या है? वो है सच। और सच क्या है? सच ये है कि इस मंच के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं आपके हित की बातें, आप तक पहुंचाते हैं आपके फायदे की बातें, बिना किसी लाग लपेट के पहुंचाते हैं आप तक पूरा सच। तो एक ऐसा सच आज के सच के साथ में आपको बताएंगे जिसको स्वीकार करना न केवल जरूरी है बल्कि उसके साथ बदलाव करना बेहद आवश्यक है। आज 5 जून है और पर्यावरण दिवस के रूप में आज हम इस दिन को मनाते हैं। विश्व भर में 1972 में इसकी शुरुआत की गई थी। विश्व पर्यावरण दिवस 1972 में शुरुआत की गई संयुक्त राष्ट्र द्वारा। और ये मनाना क्यों जरूरी हो गया है इसको हम आपको तो बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूं। वो बात यह है कि भारत में 4 तरीके से मुख्य वेद हैं, जिसमें से एक मुख्य वेद है अर्थवेद। अर्थवेद में कहा गया है धरती हमारी मां है, लेकिन क्या आज इस मां की हालत हम देख पा रहे हैं? सवाल यह भी है कि क्या इस मां की हालत आज उस हिसाब से होनी चाहिए जिस हिसाब से हम अपने घरों में मां की पूजा करते हैं? हम अपने घरों में कई तरह की देवियों की पूजा करते हैं, लेकिन जब बात धरती मां की आती है तो क्या उतने हम सजग हैं? 5 जून पर्यावरण दिवस क्या सिर्फ एक कैलेंडर की तारीख है? ऐसे तमाम सवाल हमारे जहन में आते हैं। लेकिन ये पर्यावरण दिवस कितना महत्वपूर्ण है और ये पर्यावरण जब हमारे हाथों में दिया गया था तो क्या हम लोगों से ये कहा गया था कि हम इसका देखभाल उस तरीके से कर पाएंगे, या हमें कहा गया था कि इसका सत्यानाश कर देंगे? ये सारी बातें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को अगर हम बहुत कुछ देना चाहते हैं तो उसमें एक सुरक्षित पर्यावरण भी होना चाहिए, क्योंकि अगर पर्यावरण है तो हम हैं। हम ये बात भूल जाते हैं कि धरती हमारी नहीं है, हम धरती के हैं। तो पर्यावरण दिवस क्यों महत्वपूर्ण है? और जब पर्यावरण की बात हम करते हैं तो बात हम किसानों की भी करते हैं, क्योंकि हमारे किसान भाई पर्यावरण के सबसे नजदीक रहने वाले प्रहरी हैं और इसलिए कहीं उनकी पराली प्रदूषण का कारण न बने, इस पर भी हमें ध्यान देना होगा। लेकिन जब पराली की बात करते हैं तो बात इस पर भी होनी चाहिए कि शहरों में रेड लाइट पर खड़ी जो लाखों गाड़ियां हैं, क्या उनके धुएं भी प्रदूषण की वजह बनते हैं? क्या उस पर बात होती है? ऐसी तमाम चीजें हैं। और अगर हम बात करते हैं शहरों की तो हमें यह भी समझना होगा कि क्या हम कूड़े का निस्तारण सही तरीके से करते हैं? और अब बात पर्यावरण की करते हैं तो अब आप देखेंगे कि आप सोशल मीडिया पर तमाम हजारों पोस्ट इस प्रकार से होती हैं, पेड़ लगाइए, व्हाट्सएप स्टेटस देखते होंगे, इंस्टाग्राम पे देखते होंगे। लेकिन ये जितने लोग पेड़ लगाते हैं, पेड़ लगाने के बाद क्या दोबारा उस तरफ मुड़कर देखते हैं कि वो पेड़ जिंदा बचा है? क्या उसको खाद की जरूरत है? क्या पानी की जरूरत है? तो क्या ये पर्यावरण दिवस सिर्फ एक सोशल मीडिया का कैंपेन बन के तो नहीं रह गया है? इन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि पर्यावरण दिवस के पीछे का सच क्या है और हमें कितना बदलने की जरूरत है। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे कुछ खास एक्सपर्ट से और जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें, लेकिन उससे पहले पर्यावरण दिवस के बारे में एक विशेष रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्लास्टिक के बेतहाशा इस्तेमाल ने प्रदूषण के एक नए दानव को जन्म दे दिया है, जिसे हम और आप प्लास्टिक प्रदूषण के नाम से जानते हैं। इस प्रदूषण का स्तर और इसके बढ़ने की रफ्तार इतनी तेज है कि पर्यावरण के लिए ये एक गंभीर समस्या बन गई है। ऐसी समस्या जिसने स्वास्थ्य के अलावा आर्थिक और सामाजिक हित को खतरे में डाल दिया है। बल्कि प्लास्टिक प्रदूषण हमारे ग्रह की बड़ी चुनौतियों में शामिल है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने तो प्लास्टिक प्रदूषण को अभिशाप और पृथ्वी का दम घोटने वाला बताया है। दरअसल इस प्रदूषण से पृथ्वी पर 3 बड़े संकट बढ़ रहे हैं। पहला है जलवायु परिवर्तन, दूसरा प्रकृति, भूमि और जैव विविधता का नुकसान और तीसरा प्रदूषण और कचरे का संकट। एक अनुमान के मुताबिक हर साल दुनिया भर में 11 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में चला जाता है, जबकि कृषि उत्पादों में प्लास्टिक के उपयोग के कारण सीवेज और लैंडफिल से मिट्टी में माइक्रोप्लास्टिक जमा हो रहे हैं। माइक्रोप्लास्टिक असल में छोटे टुकड़े हैं जो बड़ी प्लास्टिक वस्तुओं के टूटने या विखंडन से बनते हैं। ये माइक्रोप्लास्टिक हवा, पानी और भोजन में पाए जाते हैं और मानव शरीर में भी प्रवेश कर जाते हैं।
जिससे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। आलम यह है कि प्लास्टिक प्रदूषण की वार्षिक सामाजिक और पर्यावरणीय लागत 300 से 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच जा पहुंची है। बहरहाल अब दुनिया प्लास्टिक के खतरों को भांप रही है और इसके खिलाफ जन जागरण के उपाय सोचे जा रहे हैं। इस बार विश्व पर्यावरण की थीम इसी ओर इशारा कर रही है। याद रहे कि इस साल का विश्व पर्यावरण दिवस ऐसे समय मनाया जा रहा है जब दुनिया समुद्री पर्यावरण सहित प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए वैश्विक संधि हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। तो इस बार का विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम है वो थीम है बीट द पॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक। जो प्लास्टिक की समस्या हमारे देश में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर हम बात करें प्लास्टिक के प्रदूषण को लेकर तो भारत दुनिया के शीर्ष 5 देशों में है जो सबसे ज़्यादा प्लास्टिक के पॉल्यूशन को फैलाता है। तो क्या हमें इन 5 शीर्ष देशों में बना रहना है या फिर हमें अपना नाम इन 5 देशों के शीर्ष देशों में से नाम अपने भारत को हटाना है? इस पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनको मैं आपसे तारुफ करा देता हूं। सबसे पहले श्री मंगेराम चौहान जी हैं, आपका बहुत स्वागत है सर। आप डिप्टी हाउसिंग कमिश्नर हैं, हाउसिंग डेवलपमेंट काउंसिल लखनऊ से। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं श्री जगदीश जी, आपका भी बहुत स्वागत है, आप एनवायरमेंटलिस्ट हैं। इसके साथ ही हमारे साथ श्री राकेश कुमार जैन जी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है, आप नेशनल कन्वीनर एनवायरमेंट कंजर्वेशन एक्टिविटी सेंटर रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। और हमारे साथ एक और खास मेहमान डॉक्टर दुष्मांता रंजन पटनायक जी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। आप साइंटिस्ट हैं, हेड ऑफ न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन डिवीजन से। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर राकेश कुमार जैन जी से करते हैं। राकेश जी, जब हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक के प्रदूषण को लेकर, और मैंने जैसे कहा कि भारत दुनिया के शीर्ष 5 देशों में से है, हर साल की अगर हम बात करें तो 430 मिलियन टन प्लास्टिक का कचरा पैदा हो रहा है। क्या ये आंकड़े और बढ़ने वाले हैं या अभी समय आ गया है कि इसको रोका जाए? प्लास्टिक का प्रदूषण रुकना चाहिए, पर रुकने का तरीका क्या हो ये भी हमें बताना पड़ेगा जी। ये तो हम जानते हैं कि आज भारत 144 करोड़ आबादी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। पर रेशो में देखेंगे तो हम उतना पॉलीथीन प्लास्टिक का उपयोग नहीं कर रहे हैं जितने दुनिया के बाकी विकसित देश कर रहे हैं। मैं पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के नाते सारे देश में प्रवास करता हूं, तो आज दुनिया के जो 10 बड़े कूड़े के ढेर हैं, डंप फील्ड हैं, उनमें से 4 भारत में है जी। कार्यकर्ताओं से, समाज से चर्चा करते हुए एक रास्ता निकला है कि हम पॉलीथीन को यदि प्लास्टिक की बोतल में बंद करके रखें जी, तो जो एक पुरानी कहावत है कि प्लास्टिक रूपी जिन्न को बोतल में बंद करके रखो, उसी क्रम में हम इस समस्या से निदान पा सकते हैं। 6 वर्ष से हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं, परंतु ध्यान में आता है कि इन 6 वर्षों में पॉलीथीन के प्रति सोचने का नजरिया बदला है। लोगों ने समस्या का गंभीरता को ध्यान में लाया है और उसी के अनुसार कुछ चीजों का निस्तारण भी शुरू हुआ है। अभी मेरा गुजरात के भुज जिले के अंदर प्रवास था, तो वहां पर एक बहुत प्रगत किसान हैं जो सारे देश के किसानों को वहां पर प्रशिक्षण भी देते हैं जी। उन्होंने स्वयं 3 लाख पेड़ लगाए हैं, पर पेड़ों के बीच में जो बेंच बनी है वो वेस्ट पॉलीथीन से बनी। बहुत सारी बेंचें वहां रखी। तो इको ब्रिक एक आइडिया है, 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर पानी की बोतल में ठोक ठोक कर यदि हम पॉलीथीन को भरेंगे तो पॉलीथीन रूपी राक्षस को बंद करके रख सकते हैं। 6 वर्ष पहले जब मेरा प्रवास देश के लुधियाना में हुआ जी, तो उस समय लोग कह रहे थे कि जी बहुत बड़ी समस्या है, पॉलीथीन का क्या करें। 8 रुपए किलो भी नहीं बिक पा रही थी। 3 साल बाद दोबारा जाना हुआ तो वही व्यक्ति बड़े प्रसन्न थे और कह रहे थे कि अब पॉलीथीन से पॉलीथीन धागा बनाकर कपड़ा बनना शुरू हुआ है और अब 30 रुपए किलो में भी पॉलीथीन नहीं मिल पा रही है जी। जैन साहब, यहाँ प्लास्टिक के जो रूप हैं वो अलग अलग हैं। आप यहाँ पॉलीथीन की अगर हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा जो तमाम रूप हैं उसका भी निस्तारण करना बहुत ज़रूरी है। रुक करता हूँ डॉक्टर मंगेराम चौहान जी का। चौहान साहब, अगर आपसे समझने की अगर हम बात करें, क्योंकि आप हाउसिंग सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, हाउसिंग कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं,
अगर बात करें हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर आप देखते होंगे कितना उपयोग प्लास्टिक का होता है। न केवल पन्नियों की अगर बात करें, प्लास्टिक के डस्टबिन होते हैं, प्लास्टिक के तमाम ऐसे उत्पाद होते हैं, बहुत जल्दी खराब हो तो उसको डस्टबिन में फेंक दिया जाता है, रोड पे फेंक दिया जाता है। एज अ हाउसिंग ऑफिसर, हाउसिंग कमिश्नर, आप कैसे देखते हैं कि इस प्लास्टिक का निस्तारण करना कितना उचित है, और आपके कार्यकाल के दौरान क्या ऐसी समस्या आपके एरिया में देखने को मिली? अगर ऐसी समस्या देखने को मिलती है तो देश के बाकी हिस्सों में किस तरीके से प्लास्टिक का निस्तारण किया जा सकता है? देखिए, प्लास्टिक ने एक समय हमारे जीवन को बहुत आसान किया था जी, और उस आसानी के कारण चीज़ें इतना प्लास्टिक के रूप में बढ़ती गई कि आज वही प्लास्टिक हमारे जीवन के लिए जंजाल बन गया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पृथ्वी ब्रह्मांड का सबसे बेहतरीन ग्रह है और एक तरह से ये हमें विरासत में मिला है हमारे पूर्वजों से। बिल्कुल। इस विरासत को संभालने की जिम्मेदारी हम लोगों की बनती है और इसके जो संसाधन हैं उनको बचाए रखना न केवल अपने बच्चों के लिए बल्कि उनके आने वाली पीढ़ियों के लिए, बिल्कुल, ये हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। पॉल्यूशंस, जिसमें प्लास्टिक एक बहुत बड़ा एरिया हो गया पॉल्यूशन का, प्लास्टिक जो डिग्रेड नहीं होता, जो लगातार हमारी नालियों को भी चोक करता है और हमारी मृदा को भी नष्ट करता है, उसकी गुणवत्ता को भी नष्ट करता है। तो निश्चित रूप से प्लास्टिक का प्रयोग जागरूकता के माध्यम से प्लस पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का कहीं ना कहीं तरीका जो मैं समझता हूँ कि इसमें जागरूकता और भागीदारी, बिल्कुल इसकी आवश्यकता है। जागरूकता क्या है? लोगों को एजुकेट करना इस बात के लिए कि प्लास्टिक हमारे लिए कितना हानिकारक है, कितना हमारे जीवन को मुश्किल कर रहा है, और पार्टिसिपेशन इस बात का कि जब वो लोग जागरूक हो जाएं, उस जागरूकता के माध्यम से वो भी उसका एक ब्रांड एम्बेसडर बने वो लोग, तो धीरे धीरे इस प्लास्टिक को हम अपने जीवन से बाहर कर सकते हैं और इस पृथ्वी को रहने के लिए एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। बिल्कुल। अगर प्लास्टिक का इसी तरह इस्तेमाल होता रहा तो ये पृथ्वी हमारे लिए जो फसलें पैदा करती है, जो हमें अन्न भोजन देती है, कहीं ना कहीं उन फसलों की पैदावारों पे इसका असर पड़ेगा और वो अंततः एक तरह से हमारे जीवन पर ही असर पड़ेगा। तो प्लास्टिक को दूर करना या पॉल्यूशन को दूर करना एक तरह से यूँ कहिए कि हम अपने जीवन को बचाने का एक प्रयास। बिल्कुल। हम लोग, जो व्यक्ति जिस स्थान पर है उसके पास जो भी संसाधन है, उन संसाधनों से वो जो भी कर सकता है, बिल्कुल उसको उन्हीं स्थानों से वो सारे प्रयास करने चाहिए, न कि किसी का इंतजार करना, बल्कि अपने वो प्रयास करने चाहिए जिससे वो कुछ चेंज ला सके, चीज़ों को बदल सके। बिल्कुल। और ये जो 5 जून पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल, ये कहीं ना कहीं एक प्रयास है हमको आभास कराने का कि सजग रहिए, समय रहते अगर संभल जाइए, क्योंकि अगर समय रहते नहीं संभले तो आने वाला भविष्य बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। श्री जगदीश जी का रुख करते हैं। जगदीश जी, एज ए एनवायरमेंटलिस्ट अगर हम बात करें जलवायु परिवर्तन में, और अगर बात खासकर मछली उत्पादन क्षेत्र को लेकर करें, इन तमाम प्लास्टिक के उपयोगों की वजह से कहीं ना कहीं हमारे जो मछली उत्पादन क्षेत्र है उसमें बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। इन चुनौतियों के बावजूद भारत शीर्ष देशों में आता है मछली उत्पादन में, मछली एक्सपोर्ट करने में। अगर हम बात करें जलीय कृषि को लेकर, ये माइक्रो जो प्लास्टिक्स हैं, प्लास्टिक हैं, ये जलीय कृषि को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, और जो हमारे द्वीप हैं, तमाम जो जलीय द्वीप हैं, उनको कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसको किस तरीके से निस्तारण किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले हम लोग, क्योंकि भारत के लोग तो इस दर्शन को मानते हैं कि जो पंच महाभूत हैं उनसे सारी सृष्टि बनी है, सारा जीव जगत बना है। बिल्कुल। लेकिन शायद अब 21वीं सदी का विकास इतना ज़्यादा हो गया कि हम 5 की बजाय अब 6 कहें मूल तत्व जिनसे सृष्टि बनी है तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इस भूमि के साथ पानी, अग्नि, वायु, आकाश के साथ अब प्लास्टिक को भी जोड़ना जरूरी है। बिल्कुल। अभी आपने जो एक्वेटिक लाइफ की या मछलियों की बात की, मत्स्य की बात की, तो मैं बता दूं कि समुद्र का कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसके अंदर प्लास्टिक ना मिला हो। और इवन अब हम लोग स्पेस में, अंतरिक्ष की तरफ भी जाएं तो हमारी सारी जितने भी वायुमंडल की परतें हैं उसमें भी प्लास्टिक घुल चुका है। इवन मनुष्य के शरीर के अंदर भी एक जो हमारा ATM कार्ड होता है, लगभग इतना प्लास्टिक उपलब्ध है। इसका मतलब है कि हम लोग शायद अब शारीरिक रूप से ही, और बल्कि उसका जो प्रभाव मस्तिष्क पर आता है, तो मानसिक रूप से भी बीमार होने को बहुत तैयार बैठे हैं जी। और इसलिए हजारों तरह की बीमारियां रोज नई दिखती हैं, और अब बीमारी की उम्र भी कुछ नियम नहीं बचे। ब्रेन हेमरेज भी आपको युवावस्था में हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, जो शायद कभी 70-80 साल के बाद हुआ करते थे। बिल्कुल। अब यदि हम लोग मछलियों की बात करें तो हम लोगों को ये देखना है कि ये भी एक तरह की किसानी के प्रकार में आता है, और जो ये मछलियाँ
शायद जैसा हमने कहा कि उनके अंदर भी प्लास्टिक पहुंचा है, तो ये जो माइक्रोब, अभी छोटा आपने एक वीडियो भी चलाया था, तो ये जितना थिन, जितना छोटा पार्टिकल इसका हम लोग देख भी नहीं पाते, वो हमारे सभी प्रकार के भोजन तत्व में इतना मिला है कि क्योंकि वो मछलियां बेशक आज हमें लगता है कि शायद ले रही होंगी जी। लेकिन अल्टीमेटली वो मछलियां भी शायद मनुष्य के लिए ही प्रयोग में आनी है, ऐसा भी उसके मत्स्य पालन के पीछे विज्ञान होता है और उनका एक अपना व्यवहार होता है। तो इसलिए आज यदि हम लोग उसके बचाव की यदि बात करना चाहते हैं तो मूल रूप से जड़ कहाँ पर है इस पॉलीथीन की, जाना तो वहीं होगा। बिल्कुल। और जब उस पर हम लोग जाने की बात करते हैं तो हम लोगों को ये देखना है कि आज जो हम लोगों में एक होड़ बनी है बड़ा आदमी बनने की, बड़ा आदमी माने जिसके घर से जितना ज्यादा कूड़ा निकलता है वो उतना बड़ा होता है जी। और जो सबसे पिछड़ा है, जिसको हम आदिवासी या वनवासी कह सकते हैं, उनके वहां से तो कोई कूड़ा निकलता नहीं, शायद थोड़ी सी राख जरूर होती है, वो भी बर्तन या किसी और काम को मांजने में ही प्रयोग हो जाती है। इसलिए यहाँ पर ये जो प्लास्टिक के उत्पादन और उसके हम लोगों का प्रयोग करना, इन सब दिशाओं का अल्टीमेट ये है कि सबसे पहले हम लोग नागरिक को जागरूक करें। जब नागरिक जागरूक हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं खुद से इसका प्रयोग करना बंद करता है। और जब वो किसी भी प्रकार के, ना तो जैसा अभी हमने भाई साहब ने बताया कि 4 जो बड़े कूड़े के ढेर हैं उनका अस्तित्व अपने आप ही खत्म हो जाने जैसा है, और इको ब्रिक या किसी भी तरह के जो हमारे पास प्रकल्प उपलब्ध हैं जिससे हम इसको कंट्रोल कर पाते हैं, उन सारा, और एक थैला का जो कंसेप्ट हम जो चलाते हैं वो भारत की परंपरा में हमेशा से रहा, जो पिछले 30 साल में गायब हो गया। तो मनुष्य को कहीं ना कहीं अपने व्यवहार में ही बदलाव जब करेगा तो वो किसान के सभी प्रकल्पों को, सभी दिशाओं को भी सुनिश्चित और सुरक्षित कर सकेगा, ऐसा मेरा मानना है। और जलीय जो जीव हैं उनके लिए भी हम तभी सोच सकते हैं। ये तमाम प्रयास तो करने होंगे, लेकिन ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये सिर्फ यहाँ चर्चा करने का विषय नहीं, ज़मीनी स्तर पर इस पर काम करने की ज़रूरत है। पटनायक जी का रुख करते हैं। पटनायक जी, प्लास्टिक के जो तमाम उपयोगों की बात हो रही है, तमाम तरह के निस्तारण की बात हो रही है, एक तरह हमें ये भी देखने को मिलता है कि कई बार प्लास्टिकों में इस तरीके से आग लगती है, इतना काला धुआं उड़ता है और कहीं ना कहीं जाके जलवायु में मिलता है, और जो कार्बन उसमें से निकलता है वो भी कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण में बहुत ज़्यादा इजाफा कर देता है। हम देखते हैं कि इस प्रकार से शहरी में खासकर अगर बात करें शहरी क्षेत्रों में तो कितना नुकसान लोगों को होता है। आजकल हम देख रहे हैं अस्थमा और तमाम की श्वास रोग लोगों को झेलने पड़ते हैं। अगर बात करें मौसम पर इसका प्रभाव किस तरीके से पड़ता है, प्लास्टिक क्या आने वाले समय में जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, कहीं पर असामान्य तौर पर बारिश होती है, कहीं पर सूखा पड़ जाता है, ये भी कहीं ना कहीं प्लास्टिक का इसमें रोल होता है कि जो मौसम में परिवर्तन हो रहा है वो प्लास्टिक की वजह से भी है? हाँ, देखो प्लास्टिक, ये प्लास्टिक का प्रदूषण जो है निश्चित रूप से हमारा मौसम में प्रभाव पड़ रहा है, जलवायु में और वायु प्रदूषण में भी। मैं एक डाटा दे के स्टार्ट करता हूँ। जब 1950 में 2 मिलियन टन का उत्पादन, प्लास्टिक का उत्पादन होता था। अगर हम देखेंगे 70 साल के बाद 2022 अब 23 में उससे 400 मिलियन टन पर ईयर हो गया। तो 200 गुना प्लास्टिक जो है प्रोडक्शन बढ़ गया है। और उसका और एक है कि जो डिस्पोज हो रहा है, जो सिंगल यूज प्लास्टिक जो हम बोलते हैं, एक बार जो 40% प्लास्टिक उसी का ही है, वो कभी कभी ओनली 20% के पास ओनली डिस्पोज हो पाता है। बाकी सब जो है डंप फील्ड में चले जाते हैं और ज़्यादातर समुंदर में चले जाते हैं। जब समुंदर में इतना प्लास्टिक, जब कचरा गदा हो जाता है तो हमारा मेरीन लाइफ में पॉल्यूशन होता है। अगर ऐसा पिछला डाटा अब ऐसा देखा जाए तो बता रहा है कि मछली का वेट कम हो जाएगा, प्लास्टिक का वेट समुद्र में ज़्यादा हो जाएगा। तो ये मेराइन पोल्यूशन में भी काफ़ी हानिकारक है अब जो समुद्र का जीव है उनके लिए। एंड इसके अब मैं और ज़रूर कहूँगा कि हम इसके लिए रेमेडी तरह से क्या कर सकते हैं। देखो, अगर इसमें से गवर्नमेंट लेवल में भी कुछ करना पड़ेगा, हमारा जो इंडिविजुअल लेवल में, इंडस्ट्री लेवल में, देन साइंटिफिकली कुछ करना पड़ेगा, वैज्ञानिक, देन और ग्लोबल चुक्ति की तरफ से कुछ कर। गवर्नमेंट लेवल में डेफिनेटली जो बैन करना है सिंगल यूज प्लास्टिक, जो गवर्नमेंट इनिशिएट लेता है उसको करना पड़ेगा। इंडस्ट्री लेवल में ऐसा एक जो बायोडिग्रेडेबल होगा प्लास्टिक, उसको एनकरेज करना पड़ेगा। तो सर्कुलर मॉडल, मतलब रीयूज, रिसाइकिल, रीमॉडल, ये इसको करो, रीफिल करेंगे, इसको कम से कम प्लास्टिक ऐसे यूज होगा। तो कम्युनिटी लेवल में हमने अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, जैसे कि हम घूमने जाते हैं तो टूरिज्म में, इको फ्रेंडली टूरिज्म, ये सब में ध्यान देना पड़ेगा, अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। साइंस भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। साइंस में क्या है, हम मॉनिटर, जो जैसे आप बोल रहे हैं जलवायु परिवर्तन, जो तो सैटेलाइट तरीके से हम मॉनिटर करते हैं।
जैसे कि उसका प्रदूषण कितना लेवल में हो रहा है, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका भी यूटिलाइज करके हम ये करेंगे। तो ये सब चीज़ मेथड स्लोली करेंगे तो जैसा कि हमारा जो प्लास्टिक के ऊपर निर्भरता है धीरे धीरे कम हो जाएगा। और लेकिन पटनायक जी समस्या ये है कि ये जितनी बातें आपने बताई, जितने भी हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं या हम लोग जो यहाँ बैठे हुए चर्चा कर रहे हैं आज इस मुद्दे पर, ये सब इस बात से परिचित हैं कि हमें रीयूज़ करना है, रिसाइकिल करना है, रीबिल्ड करना है और तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि आपको कचरा नहीं फेंकना है, पहाड़ों पे जाना है तो आपको सभ्य तरीके से बिहेव करना है। लेकिन ये सब चीज़ें जानने के बावजूद भी हम उस तरीके की चीज़ें करते हैं और जो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है उसमें हम अपना योगदान देते हैं। लेकिन सवाल यही आता है बार बार कि हम ये चीज़ें कब बदलेंगे और कब ऐसा समय आएगा जब हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारी प्रकृति, हमारा जो वातावरण है वो शुद्ध है, पॉल्यूशन नहीं हो रहा है। ये भी ये सोचने का विषय है। इसके बारे में और आप जानकारी आप मेहमानों से लेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप सभी बने रहें, देखते रहें सच के साथ। एक ब्रेक के उस पार चर्चा जारी है। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका साथ। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। नीम के पेड़ पे जैस्मिन, निहार उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सच के साथ और आज हम ऐसे सच का सामना कर रहे हैं जिससे हमें शर्मसार होने की ज़रूरत है, क्योंकि इस शर्मसार होने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि हमारा बहुत बड़ा योगदान है हमारे धरती को मैला करने में, हमें हमारे आसपास जो प्रदूषण हम देखते हैं उसको बढ़ाने में। तो इस पर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इन प्रदूषण को कम किया जा सकता है, कैसे अपने योगदान को बढ़ाया जा सकता है। और कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं जगदीश जी का। जगदीश जी, आपने कहा ब्रेक से पहले कि 30 साल पुरानी जो व्यवस्था थी हमारे देश में थैला लेके घर से चलने की, वहाँ से हम सामान लेके आते थे, वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। क्या अब थैला लेके चलना ओल्ड फैशन हो गया है और क्या सिर्फ यही समाधान है कि थैला लेके हम चलेंगे तो प्लास्टिक का यूज़ करना बंद हो जाएगा और प्लास्टिक पर निर्भरता कम हो जाएगी, या फिर इसके और भी कोई समाधान आप बताएंगे? देखिए, प्लास्टिक मूल रूप से हम लोग दो ही कैटेगरी में डिवाइड करना पसंद करते हैं आम जीवन में। एक तो वो है जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, दूसरा वो है जो मल्टीपल, एक लंबे समय तक हम उसको प्रयोग कर पाते हैं जी। और ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, सबसे बड़ा इशू इसकी वजह से आता है क्योंकि आम तौर पर यही है जो शायद रिसाइकलिंग से बचता भी है जी। बाकी को तो हम लोग बेच देते हैं और बेचने के बाद वो किसी न किसी चैनल से वहाँ पहुँच जाता है जहाँ रिसाइकल हो जाता है। इसलिए जो आम जीवन में, जिसके हमने अभी थैले की बात की, तो क्योंकि थैला मतलब वो है कि जहाँ दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाली वस्तुओं को हम लोग खरीदने के लिए कहीं ना कहीं जो पॉलीथीन का यूज़ करने लगे आजकल, तो यदि उसकी जब थैले का प्रयोग करते हैं तो मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ा जो नंबर है, क्योंकि बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है क्योंकि हमारे पास ये जो पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, इसका केवल 12% ऐसा है जो रिसाइकल हो रहा है। और घर में भी यदि आप लोग देखें कि एक आम व्यक्ति के भी एक दिन के अंदर 8 से 10 पॉलीथीन किसी न किसी रूप में उसके घर में आ जाती हैं। बिल्कुल। और जब ये आती हैं तो अधिकतर लोग तो अज्ञानता की वजह से, क्योंकि उनको समझ या जानकारी नहीं है कि ये कितनी घातक हो सकती है,
हम लोगों ने यदि नमकीन खाया और वो डाल दिया कहीं भी, आजकल लोग बहुत सारे गुटखा खा के कहीं भी ऐसे डाल देते हैं पाउच वगैरह। इवन हम लोग दूध के छोटे छोटे जो कोने को काटते तो वो तो छोटा कोना तो कहीं यूज ही नहीं होता, बड़े को जरूर हम कहीं ना कहीं रिसाइकिल के लिए प्लान करते हैं। तो इस तरह से जो थैला की जो क्रांति है, थैला वास्तव में क्या है कि भारतीय परंपरा जो विश्व गुरु बनने की उस बात को लेकर है कि हर व्यवहार में हम लोग पर्यावरण के संतान के रूप में अपने आप को दिखाते हैं जी। क्योंकि चाहे वो नदियों के संरक्षण की बात हो, वायु के संरक्षण की बात हो, वृक्षों को बचाने और संवर्धन की बात हो, तो हम लोगों ने ये जो पॉलीथीन जैसा है, मैं तो ये भी मानता हूँ कि शायद दुनिया के लास्ट देशों में भारत का नाम आएगा जिसने पॉलीथीन का उपयोग सबसे अंत में करना शुरू किया था। और इसीलिए अब सबसे शुरुआत भी इस मामले में यदि देखी जाएगी तो भारत को ही हम लोग देख सकते हैं। जैसा अभी भाई जी ने बताया कि 144 करोड़ में से भी इतनी पॉपुलेशन यदि किसी और क्षेत्र की पूरी दुनिया में किसी देश की देखी जाए तो उसकी तुलना में आज भी हम लोग बहुत कम प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि इतना भी जो हो रहा है ये बहुत गलत है। तो इसलिए हम लोगों के पास अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं? अल्टरनेटिव क्योंकि हमने अपनी लाइफस्टाइल को ऐसा बनाया कि हमारे दूध जो है वो भी पॉलीथीन में आ रहे हैं, या फिर हम लोग जो मार्केट से सुपर मार्केट से सामान लेते हैं वो सब प्लास्टिक में पैक्ड रहते हैं। तो हमारे पास यूं कहना चाहिए कि जो शायद अब महानगरों से कहीं दूर रह गया है उनके जीवन के लिए थैला शायद आज भी बेइज्जती जैसा नहीं है। महानगरों में या जो सो कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड है, सो कॉल्ड अपने आप को बड़ा कहना चाहते हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक आडंबरपन आया कि हम लोग थैला लेंगे तो पीछे रह सकते हैं। लेकिन मेरा थैला मेरी शान, जब इस तरह का भाव हमारे अंदर जागता है कि मैं भारत का नागरिक तो मेरे को भारत अच्छा रखना ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, इस भाव के साथ करेंगे तो आपका बहुत उचित है और बहुत सराहनीय भी है। आज थैले की आवश्यकता है, थैला लेकर सबको निकलना चाहिए, चाहे सब्जी लेने जाए चाहे छोटा मोटा सामान लेना जाए। लेकिन बात यहाँ पर यह भी आती है, पटनायक जी का माफ कीजिएगा, जैन जी का रुख करते हैं। जैन साहब, अगर हम बात करें जैसे शहरीकरण की बात कर रहे हैं या फिर गांव की देहात की बात कर रहे हैं, आज जो तमाम उत्पाद हमें बाजार में मिल रहे हैं वो सब प्लास्टिक में पैक है, चाहे वो नमकीन का पैकेट हो, चाहे वो दूध का पैकेट हो, चाहे किसी आप चीज़ का पैकेट लो, किसी भी चीज़ का पैकेट ले वो प्लास्टिक के पैकेट में ही है। तो जो इस तरह से जगदीश जी बता रहे हैं, तो क्या फिर इनके व्यवसाय बंद करा दिए जाएं क्योंकि इनके पास और कोई उत्पाद नहीं है? अगर हम उसकी जगह पेपर यूज़ करते हैं, पेपर बैग यूज़ करते हैं, तो वो भी वृक्षों को काटने से बनता है। फिर अंत में समाधान क्या है? या तो पेड़ काटिए या तो फिर प्लास्टिक यूज़ कीजिए, लेकिन समाधान तो फिर भी हाथ खाली है। तीनों प्रकार का काम करना पड़ेगा जी। हमको कागज और बाकी उसके और भी विकल्प हैं, तो कुछ और चीज़ों से भी थैले बनने शुरू हुए हैं जी। उस पर भी काम करना है। और पॉलीथीन का रीयूज वाला विषय भी लोगों को ध्यान में लाना है। इको ब्रिक एक अच्छा निदान है। हम लोगों ने अभी सितंबर के तीसरे सप्ताह में 3 वर्षों से हम लोग एक बड़े विषय पर काम कर रहे हैं, जहां भी वाटर बॉडी है उनकी सफाई का काम करते हैं। बिल्कुल। तो टनों कूड़ा वहां पर निकलता है। तो कुल मिलाकर लोगों के ध्यान में यह आए कि भाई ये समस्या है। फिर एक बार ध्यान में आने के बाद तो फिर सारी चीजें ठीक दिशा में चलने लगेगी। अभी गुवाहाटी में एक विद्यालय की जानकारी मिली है, मेरा स्वयं वहां जाना हुआ, वहां बच्चों से फीस नहीं ली जाती, पॉलीथीन मंगाया जाता है। बेंगलोर के 2 विद्यालयों में आधी फीस माफ रहती है, जो पूरे महीने का पॉलीथीन अपने घर से लेकर आते हैं। तो इसी तरह से लोगों को प्रेरित करना पड़ेगा। बिल्कुल। छोटा सा जो टॉफी का जो पाउच का हिस्सा भी रहता है वो भी कहीं ना कहीं बड़े बड़े कूड़े के ढेर बनाने में सहायता करता है। ये बात ध्यान में आने के बाद लोग इस दिशा में सोच भी रहे हैं, इस दिशा में काम भी शुरू किया है, ऐसा मेरे ध्यान में आता है। जी। मंगेराम चौहान जी का रुख करते हैं। चौहान साहब, अगर हम बात करें इन तमाम जो उपाय बताए गए, ये भी उपाय काफ़ी सराहनीय है, लेकिन हमारे देश में हम देखते हैं कि डंडे के जोर के बिना हमारे देश में कोई मानने को राजी नहीं होता। जब तक चाहे वो गाड़ी चला रहा हो, जब तक उसका चालान नहीं होगा, वो सीट बेल्ट नहीं पहनेगा, हेलमेट नहीं पहनेगा। तो क्या डंडे के जोर पे हम काम कराएंगे तभी ये प्लास्टिक के प्रति लोग जागरूक होंगे? और अगर हाउसिंग कमिश्नर के तौर पर अगर देखा जाए, क्या सुझाव आप देना चाहेंगे कि अपनी सोसाइटीज़ में लोग क्या इनिशिएटिव्स लें, किस तरह के कैंपेन्स चलाएं ताकि लोग इसके बारे में और जागरूक हो सकें? अपने बच्चों को जैसे हम संस्कार देते हैं तो उसमें एक संस्कार ये भी दें कि प्लास्टिक का यूज़ कम करें, या फिर अगर 2 किलोमीटर जाना है तो गाड़ी का प्रयोग ना करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लें, या फिर बिजली का इस्तेमाल तभी करें जब ज़रूरत पड़े। ये भी समावेश कहीं ना कहीं पर्यावरण को सुदृढ़ करने में काम आता है। निश्चित रूप से डंडा तो इसका समाधान नहीं है जी।
एजुकेशन, लोगों को एजुकेट करना, लोगों को जानकारी देना, बहुत सारी चीज़ें हम लोग जानकारी के अभाव में हो रही हैं। लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं है कि प्लास्टिक कितना खतरनाक है उनके लिए। लोगों को जानकारी नहीं है कि जो जिन साधनों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनके जीवन को कितना नष्ट कर रहे हैं। तो बड़ा मुद्दा तो एजुकेशन है जी। जितना हम लोगों को एजुकेट करेंगे तो उतनी उनकी भागीदारी होगी। बिल्कुल। तो जागरूकता, एजुकेशन और भागीदारी, ये मिलकर ही चीज़ों में बदलाव ला सकते हैं। लेकिन चौहान साहब, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूँगा। हम देखते हैं कि सिगरेट या कोई तंबाकू उसका उत्पाद बिकता है तो उस पर बड़ा बड़ा वार्निंग लिखा होता है, इसको खाओगे तो कैंसर होगा, मर जाओगे। लेकिन फिर भी लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो इस तरीके से एजुकेशन हम दे भी रहे हैं, लेकिन फिर भी तो परिवर्तन नहीं आ रहा है। निश्चित रूप से आप ये बात सही कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उस शिक्षा व्यवस्था में इन चीज़ों को शुरुआत से डाले जाने की जरूरत है। जैसे शिक्षा व्यवस्था इस बात का शुरुआत से ही व्यक्ति को बहान हो, बच्चे को बहान हो, यानी पाठ्यक्रम में शामिल करना, पाठ्यक्रम में शामिल हो कि उसको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी चीज़ें उसके हेल्थ के लिए अच्छी हैं, कौन सी चीज़ें हेल्थ के लिए खराब हैं। अगर हम शुरुआत से पाठ्यक्रम में डालेंगे तो बहुत सारी चीज़ों का बदलाव, एजुकेशन एक तरह से हम शुरुआती दौर से एजुकेशन करेंगे, जब बचपन से एजुकेट करेंगे लोगों को तो आसान हो जाएगा चीज़ों में बदलाव लाना। जैसे प्लास्टिक को ही हम देखें तो जितने हमारे पर्यावरण के मंडल हैं, वायुमंडल है, स्थल मंडल है, जल मंडल है, जैव मंडल है, सभी को प्रभावित करता है बिल्कुल प्लास्टिक। और इसके अलावा जो हम दूसरे, जैसे आपने वाहनों की बात की, उनसे निकलने वाला धुआं, या जैसे इन धुएं से या जो कार्बनिक पदार्थ निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं पृथ्वी एक तरह से उष्ण हो रही है, गर्मी हो रही है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। बिल्कुल। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो क्या रहा है कि हमारा ही जीवन मुश्किल हो रहा है। मुश्किल कैसे हो रहा है? जैसे हमारी फसलों का उत्पादन ग्लोबल वार्मिंग के कारण कम हो जा रहा है। बिल्कुल हो रहा है। एक जलवायु परिवर्तन इस तरह हो जा रहा है कि जहां बारिश नहीं होती थी वहां बहुत ज्यादा बारिश हो जा रही है, और जहां होती थी वहां सूखा पड़ जा रहा है। बिल्कुल। तो एक तरह से प्रकृति का जो ये चक्र बिगड़ता है, इस चक्र को सुधारने में हम लोगों को संतुलन बनाना होगा। ऐसा नहीं है कि केवल हम प्लास्टिक को बाहर कर दें, कागज को ले आए, पेड़ कटने लगे। ये एक चक्र है, इस चक्र को हमें ठीक करना होगा। और ये ठीक हम तब कर पाएंगे जब हम इसको जानेंगे। और जब हम जानेंगे कैसे, ये हमारे एजुकेशन का एक पार्ट होगा। ये हमारे जो लोग समाज सेवा या एनजीओ चल रहे हैं, गवर्नमेंट अपनी योजनाएं चला रही हैं, या सोशल मीडिया है, वो सारा इस पर काम करता रहेगा। तो एक तरह से लोग एजुकेट होंगे, और एजुकेट होने से अपनी भागीदारी वो सुनिश्चित करेंगे। और निश्चित रूप से जब एक जन आंदोलन बनेगा पर्यावरण का प्रदूषण दूर करना, तो हमारा जो पृथ्वी परिवार है उसकी बेहतरी के लिए चीज़ें साफ सुथरी होंगी, जीवन बढ़िया होगा, हमारा उम्र बढ़ेगा, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और इस भागीदारी को ही करने की सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। इसमें डंडे की नहीं, एजुकेशन की जरूरत है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। जी पटनायक जी, डंडे की ज़रूरत नहीं, एजुकेशन की ज़रूरत है। अब बात अपने कृषि क्षेत्र की कर लेते हैं, किसान भाइयों की कर लेते हैं। हमारे देश की जो इकोनॉमिक स्थिति है और जो हमारे देश की जीडीपी है, उसमें एक अच्छा खासा योगदान हमारे कृषि क्षेत्र का है। और अगर प्रदूषण की बात कर रहे हैं तो इसका सीधा असर जलवायु परिवर्तन पर हो रहा है। कहीं पर ज़्यादा बरसात होती है, कहीं पर बरसात ही नहीं हो रही है, कहीं पर सूखा पड़ जा रहा है। कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ें चलती रही तो कहीं ना कहीं जीडीपी में भी असर पड़ेगा, क्योंकि उत्पादन घटेगा। अब किसान भाइयों के लिए चुनौती बढ़ती जा रही है। क्या ये जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, इसमें किसान भाई किस तरीके से योगदान दे सकते हैं कि उनकी सही फसलें उनको सही समय पर मिलती रहें, जब वर्षा होनी चाहिए तब वर्षा होती रहे, और उनका जो योगदान है प्रकृति के प्रति वो किस प्रकार से कर सकते हैं? देखिए, जलवायु परिवर्तन तो अभी ये हो रहा है, हमने भी देख लिया है। और हमारा जो पिछले डाटा है हम एनालिसिस करें, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जैसे कि हमने आज हमारा 800 करोड़ पॉपुलेशन हो गया धरती का, एक ही धरती है। जब हमारा 1950-60 में 200 करोड़ के आसपास था। तो लोगों का ज़रूरत तो बढ़ेगा, लेकिन लोगों को ज़रूरत बढ़ेगा तो हमारा ज़रूरत सारा फुलफिल करने के लिए धरती है, लेकिन हमारा ग्रिड फुलफिल करने के लिए नहीं है। इसलिए अभी हमको जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हम ऐसा मेजर सब लेंगे कि उसको एडॉप्ट करेंगे, कि वो जलवायु परिवर्तन को हम रोक नहीं सकते। ये कि हमारा जो बढ़ता है कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, पार्ट्स पर मिलियन बोल रहे हैं, जो 60 में 300 पार्ट्स पर मिलियन था, आज हम 430 हो गया है। जैसे इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कंसेप्ट बढ़ रहा है। इसके कारण हमारा धरती का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन बढ़ रहा है। जो मौसम का जो आप बता रहे हैं कि जो हैवी रेनफॉल बोल रहे हैं, वो भी दिल्ली में कभी कभी जैसा दिखाई दे जाता है, बाकी जगह में भी बहुत डाउनपोर हो जाता है, बहुत दिन बारिश नहीं होता है। ये सब चीज़ ये क्लाइमेट चेंज का हिस्सा है। तो इसलिए किसी क्षेत्र में भी इसका प्रभाव पड़ रहा है, तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे, साइंटिफिकली हम टेक्नोलॉजी यूज करके
करके तो उसको एडाप्टेशन जो बोलते हैं हम, उसी के लिए में फार्मर लोगों को हम दे रहे हैं। बहुत सारे रिसर्च हो रहा है साइंस फील्ड में कि कैसे सीड होना चाहिए, कैसे फसल का ड्यूरेशन कैसे कम करा जाए, बारिश जहाँ होता है। तो ये सब चीज़ को ध्यान दे के हम आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि हम डेवलपमेंट भी हमारा होना है, लोगों का जो आवश्यकता है उसको भी देखना है। कुछ चीज़ हमारा अवेयरनेस तरह से होगा, कुछ चीज़ रूल रेगुलेशन बना के हासिल करना होगा। जी, मंगेराम चौहान जी का रुख करते हैं। मंगेराम जी, ये तमाम बातें तो हैं ही, लेकिन आपको लगता है कि भारत में बढ़ते शहरीकरण की वजह से भी ये चीज़ें हो पा रही हैं? ना केवल प्लास्टिक प्रदूषण की बात करें, ओवरऑल पॉल्यूशन के एस्पेक्ट्स अगर हम सोचें तो क्या लगता है आपको कि ये बढ़ते शहरीकरण की जिस रफ्तार से बढ़ रही है, आसमान छूती इमारतें हैं, सड़कों का माया जाल बिछता जा रहा है, कहीं विकास और पर्यावरण के बीच में एक प्रतिस्पर्धा चल रही है और हम विकास के चक्कर में हम पर्यावरण को भूलते जा रहे हैं? इस पर आपका क्या टेक है? देखिए, निर्वहनीय विकास भी जरूरी है, और वो निर्वहनीय हो। जो हम नगरीकरण कर रहे हैं, नगरीकरण की भी आवश्यकता है बिल्कुल, लेकिन नगरीकरण के कारण जो दुष्परिणाम बढ़ रहे हैं, उन दुष्परिणामों को कैसे रोका जाए, इस पर भी काम किए जाने की आवश्यकता है। जी, नगरीकरण होने से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सुविधाएं एक आम व्यक्ति को मिलने लगी हैं, लेकिन नगरीकरण के कारण जो उसके ठोस अपशिष्ट बहाए जा रहे हैं, जो हमारे मृदा को भी नष्ट कर रहे हैं, हमारे जलचक्र को भी नष्ट कर रहे हैं, और जो एक तरह से वहाँ पे वनों का विनाश हो रहा है, जी, उससे वहाँ पे ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है। तो वो उन सारी चीज़ों में एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। हमारा जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी ग्रह है, इस पर, और जो सौर ऊर्जा जो हमें सूर्य से मिलती है, सूर्य का ये ईश्वरीय कहिए, प्रकृति का कहिए, किस तरह से सूर्य का ऊर्जा है कि हमारी पृथ्वी के ताप को वो समान रूप से गर्म नहीं करता। सूर्य तापांतर रहता है, बिल्कुल, उसी तापांतर के कारण वायु बहती है, उस वायु बहने के कारण जलवायु होती है, उसी जलवायु के कारण हमारी अलग अलग फसलें पैदा होती हैं। बिल्कुल, लेकिन जो हमारा ये उष्णता बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं इस तापांतर को कम कर दे रहा है, जिस तापांतर की वजह से हमारी जलवायु परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है। तो ये जो चक्र हैं हमारे, चाहे स्थल चक्र की हम बात करें, जल चक्र की बात करें, हम जैव चक्र की बात करें, इन चक्रों को बैलेंस करने की जरूरत है। किसी एक विषय पर जोर देकर हम दूसरे विषय को ठीक कर लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। बिल्कुल, इसमें संतुलन की आवश्यकता है। अब संतुलन की आवश्यकता के रूप में अगर मैं देखूं, किसी परिवार के रूप में, कोई भी परिवार कोई परिवार या देश कोई भी अपना बजट बनाता है, अपना परिवार नियोजन करता है, कहीं ना कहीं देशों को, परिवारों को अपना जो पोल्यूशन हो रहा है, जिसके कारण हमारा जीवन मुश्किल हो रहा है, जिसके कारण हमारी फसलों का गुणवत्ता खराब हो रही है, जिसके कारण हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, जिसके कारण हमारी उम्र कम हो रही है जी, उसके बारे में कहीं ना कहीं प्रत्येक परिवार को अपना एक पर्यावरण परिवार योजना जरूर बनाना चाहिए। और जिसके अंग ये हो सकते हैं मेरे विचार से कि भाई आप पर्यावरण के जल थल, जल जंगल, जमीन को कितना नुकसान पहुंचाते हैं अपने कारोबार से, अपने कार्यों से, अपने विचारों से। उस नुकसान को आप क्या मिनिमाइज कर सकते हैं या उस नुकसान को शून्य कर सकते हैं, तो उस तरह से प्रत्येक परिवार को काम करने की आवश्यकता है। सरकार इसमें एक सपोर्टिव सिस्टम डेवलप कर सकती है, सरकार सपोर्ट दे सकती है, अपने साइंटिस्ट के माध्यम से उस रिसर्च को लोगों तक पहुंचा सकती है। ओवरऑल करना लोगों का ही है। ये एक तरह से लोग अगर इसमें जागरूक होंगे, लोग एजुकेट होंगे और उनका पार्टिसिपेशन जैसे ही बढ़ेगा तो चीजों में अपने आप बदलाव आने लगेगा। एक छोटा सा उदाहरण अगर हम देखें वृक्ष का, वृक्ष एक ऐसा टूल मुझे लगता है जो ऐसा टूल साबित हो सकता है जो पर्यावरण सुधार के लिए एक बड़ा काम कर सकता है। यानी वृक्ष वो है जो हमें ऑक्सीजन देता है, जिससे व्यक्ति की और प्राणियों की सांसें चलती हैं जी। और वृक्ष ही है जो हमारे वायुमंडल में फैले हुए कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करता है, जिससे हमारी पृथ्वी की उष्णता बढ़ती है। बिल्कुल। और वृक्ष यानी एक तरह से वृक्ष हमें सांसें देता है। और वृक्ष ही है जो बादल को आकर्षित करता है, जिसके कारण वर्षा होती है। बिल्कुल। यानी हमारी फसलें उगती हैं। यानी वृक्ष के कारण हमारी सांसें भी चलती हैं, हमारी फसलें भी उगती हैं, हमारा भोजन भी चलता है। तो एक ऐसा टूल है जिसके लिए बहुत साइंटिफिक होने की जरूरत नहीं, जिसको हमारा किसान, हमारे गांव देहात के लोग पहले से लगाना जानते हैं, बेहतर तरीके से लगाना जानते हैं। तो जैसे वृक्ष एक माध्यम हो सकता है
उन चीज़ों को ठीक करने का, या जो चीज़ें आप अपने व्यवसाय के कारण, किसी उद्योग के कारण आप वायुमंडल में कुछ चीज़ें गड़बड़ कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, तो जिस परिवार का वो उद्योग है वो परिवार देखे कि अपने उद्योग को चलाना है, उसको जीविका भी चलानी है, उस उद्योग को बचाते हुए जो पॉल्यूशन फैला रहा है या वातावरण को जो नुकसान पहुंचा जा रहा है उसको कैसे मिनिमाइज कर दें या शून्य कर दें। तो इस तरह की एक पर्यावरण योजना प्रत्येक परिवार को जरूरत है, और जिससे ये चक्र हमारे संतुलित हो जाएंगे। ये संतुलन का मामला है, किसी एक चक्र पर जोर देकर हम दूसरे चक्र को सुधार लें, ऐसा संभव नहीं है जी। तो इस संतुलन की आवश्यकता है समाज में, इस योजनाओं की जरूरत जी। चौहान जी, आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं, और जो आपने यहाँ सुझाव दिया कि अपने व्यवसाय को बचाते हुए आपको किस तरीके से ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे आपका व्यवसाय भी चलता रहे और आपका जो पर्यावरण है वो भी सुरक्षित रहे। लेकिन इसमें भी कई तरह के फैक्टर्स निकलकर सामने आते हैं, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार सच के साथ में कुछ और पहलुओं को तलाशेंगे। आप बने रहें, देखते रहें सच के साथ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की एक बार फिर से सच के साथ की, और बताते हैं आपको कि आज पर्यावरण को संभालने के लिए क्या कुछ संकल्प हमें लेने होंगे और समय बदलते के साथ हमें क्या कुछ परिवर्तन करना होगा। रुक करते हैं राकेश कुमार जैन जी का। राकेश जी, यहाँ पर सरकार के योगदान की बात हो रही थी। सरकार आपको रिसर्च पहुँचा सकती है, सरकार आपको एक सहायता पहुँचा सकती है, लेकिन उसमें काम करना, उसमें आगे बढ़ना हमें खुद करना होगा। सरकार की जब बात हुई तो बात करते हैं बीते साल के एक अभियान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई, एक पेड़ माँ के नाम। इसके तहत 142 करोड़ पेड़ पूरे देश भर में लगाए गए। लेकिन अगर बात हम करें महिलाओं की, क्योंकि यहाँ माँ का जिक्र किया गया, महिलाओं के नज़रिए से पर्यावरण के क्षेत्र में क्या योगदान दिया जा सकता है। महिलाएं गृहिणी भी होती हैं, कई घरों में महिलाएं रसोई भी संभालती हैं, तो वहाँ भी उनकी बागडोर उनके हाथ में होती है। महिलाएं अपने स्तर पर किस तरीके का योगदान दे सकती हैं, किस तरीके से घर की बागडोर संभाल कर सबको बता सकती हैं कि आप प्रदूषण ना फैलाइए, प्लास्टिक का उपयोग मत करिए, अगर आप प्लास्टिक का उपयोग करेंगे या आज कूड़ा फेंकेंगे तो खाना नहीं मिलेगा। इस प्रकार का क्या उपाय हो सकता है? मुख्य रूप से समाज में जागरण का विषय रहता है। तरह तरह के अभियान चलाकर, लोगों को समझाकर और अच्छे उदाहरण समाज के सामने लाने चाहिए। उस माध्यम से फिर हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। कुछ अच्छे उदाहरण मैं एक बताता हूं। अभी राजस्थान में नागौर में जाना हुआ तो नागौर जेल को विजिट किया, तो वहाँ जो सवेरे दूध की थैलियाँ आती हैं उनमें भी उन्होंने नए पेड़ उगाने का विधि विकसित की है जी। समाज को ये बताना कि पहले रिफ्यूज करना, फिर रीयूज करना, फिर रिसाइकिल करना। बिल्कुल। तो महिला चूंकि दुनिया की आधी आबादी है, उनको यदि वो बात समझ में आ गई तो वो स्वयं भी करेंगी और अपने बड़ों से, परिवारजनों से, बच्चों से भी करा लेंगी। तो महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान इस सारे विषय में हो सकता है
जहाँ जहाँ इस तरह की विधि विकसित हुई है, लोगों ने खूब काम किया है। मैं पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के नाते आज आपके सामने उपस्थित हूँ। तो हमारा एक विंग है, कार्य विभाग है, उसका नाम है नारी शक्ति जी। तो उनके माध्यम से हम ये सारा एजुकेशन, लोगों को बात पहुंचाना, ये सब काम करते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जी। रुक करते हैं जगदीश जी का। जगदीश जी, इसके साथ साथ जैसे महिलाओं के योगदान की बात हो गई है, अगर हम बात करते हैं बच्चों की, युवा वर्ग की, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम किस वर्ग को फोकस करें या किस ऐसे समुदाय को फोकस करें जहां से क्रांति की शुरुआत हो जाए? क्या आपको लगता है कि सामाजिक परिवेश में किस आदमी को सबसे पहले टारगेट करने की ज़रूरत है जिससे कि ये बदलाव और तेज़ी से आ सके? देखिए, पर्यावरण का विषय जब भी शुरू होगा तो हमेशा पानी, जवानी और किसानी, इन 3 बिंदुओं पर जाकर ही रुकेगा भारतवर्ष में और पूरी दुनिया में भी जी। और क्योंकि कोई भी जब जीवन का क्रम शुरू होता है तो हम लोग कहते हैं वो बाल्यकाल ही है। और शायद विद्यालय एक ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चा या जो विद्यार्थी है वो अपने गुरु, अपने शिक्षक को उस पोजीशन पर रखता है जहाँ पर उसकी सारी बातें सच हैं। उनको मानना शायद उसके जीवन का सबसे बड़ा सुख का समय होता है। और शायद एक बार वो अपने माता पिता का कहना माने या ना माने, लेकिन अध्यापकों का जरूर मानता है। और इसीलिए जब हम लोग बच्चों की या युवाओं की जब बात कर रहे हैं, क्योंकि कहते तो हमेशा यही है और होता भी है कि हम लोग आज बच्चे हैं तो कल युवा हैं और परसों वही देश को संभालने और उसका निर्णय लेने वाले बनने वाले हैं। कोई भी निर्णय लेना हमारी उस मैच्योरिटी को दिखाता है कि जिसमें हमारे जीवन को हमने जिया है, अनुभव हमने लिया है जी। तो इसलिए विद्यालय सबसे पहले नंबर पर वो सीढ़ी है जहाँ पर हम पूरे देश के बच्चों के साथ एक ही समय पर एक ही तरीके से जुड़ भी सकते हैं जी। शायद क्योंकि जब हम लोग 2009 के बाद जब राइट टू एजुकेशन में आए तो कुछ बच्चे जरूर हैं जो शायद हमारे विद्यालय से दूर रह गए होंगे, लेकिन बहुत सारे एनजीओ वहाँ भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल। इसलिए सबसे पहला, सबसे सॉफ्ट और सबसे स्ट्रॉन्ग सभी प्रकार का यदि रास्ता और टारगेट हो सकता है तो युवाओं के माध्यम से जाता है। और जैसा अभी भाई साहब जागरूकता के विषय को हम सवेरे लोग मान भी रहे हैं कि हाँ जागरूकता होगी तो हमारे व्यवहार में अंतर आएगा। तो जागरूकता का सबसे बड़ा बिंदु और स्तंभ मैं युवाओं को ही मानता हूँ। और शिक्षा के माध्यम से, विद्यालयों के माध्यम से और जो संस्थान के रूप हो सकते हैं उनके माध्यम से हम शायद इसको सबसे जल्दी अचीव कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। जी। पटनायक जी का रुख करते हैं। पटनायक जी, जब हम इस तमाम बातें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब एक ऐसा इसमें एक्सपेक्ट है जिसको बात करना बहुत ज़रूरी है। वन्य जीव और वानस्पतिक की स्थिति की बात करें, इनका भी जो रोल है हमारे पर्यावरण के अंदर, जो इनकी अहम भूमिका है वो भी किसी से छुपी हुई नहीं है, क्योंकि जो बैलेंस बना हुआ है वो इन्हीं की वजह से बना हुआ है। क्या आज हमारे देश में जो ये वनस्पतियां हैं या फिर वन्य जीव हैं ये सुरक्षित हैं, और जिस तरीके से इनका योगदान होना चाहिए, जिस प्रकार से इनकी जनसंख्या होनी चाहिए, जिस प्रकार से वो सुरक्षित होने चाहिए, वो बढ़ते हुए शहरीकरण की वजह से है या नहीं है? हाँ, उनका संरक्षण भी करना उनका बहुत जिम्मेदारी। क्योंकि आप आए दिन देखते होंगे, कभी कहीं से खबर आती है कि वहाँ चीता आ गया, वहाँ हाथी घुस गए, या इस तरह के ग्रामीणों को शिकार बनाया गया, तो ये भी एक समस्या के रूप में है। मनुष्य जब जो जंगल होता है वो वन्य जंतु के लिए होता है। आज का इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण मनुष्य क्या है, जंगल को धीरे धीरे अपना एरिया में कब्जा कर रहा है। तो इसी कारण जो वन्य जंतु और मनुष्य के बीच में जो रहने का, इसमें थोड़ा सा संतुलन बिगड़ रहा है। उनको जो चाहिए, जो वन्य जंतु को जो चाहिए वो सब उनको भी ठीक से नहीं मिल पा रहे। तो ये जो आप समाचार जैसा चीता आ गया, घर में घुस गया, ये सब इसी के कारण देखने को मिलता है। एक्चुअली हम लोग जो इंसान है अभी जंगल के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि हमारा अवधि बढ़ रहा है, हमारा डिमांड बढ़ रहा है, हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, हमारा रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है। इसके कारण हम धीरे धीरे जंगल भी कम हो रहा है। तो ये पर्यावरण का संतुलन में बिगड़ने के लिए यही भी कारण है। लेकिन ये जैसा ये मैंने बताया, ये आपको बहुत सारे लेवल में ये करना पड़ेगा। अगर मैं पूरा टॉप लेवल में जाऊँ, ग्लोबल लेवल में भी, जैसे कि जलवायु परिवर्तन को, जैसे वायु प्रदूषण को कितना इम्पोर्टेंस दे के हम कितना ट्रीटी बना रहे हैं, चुक्ति बना रहे हैं कि बहुत सिमिलरली ऐसा एक प्लास्टिक, अगर आज के दिन में अगर प्लास्टिक पॉल्यूशन के ऊपर भी ऐसा एक आने वाले समय में ऐसा होगा, जैसे कि चुक्ति होगा कि कैसा कि एक कम प्रोड्यूस करा जाए और उसका जो इंसेंटिव दिया जाए, तो वेस्ट जो मैनेजमेंट, वेस्ट डिस्पोजल जो हम कर रहे हैं उसके लिए नया नया तरीका ढूंढना चाहिए। जो गरीब देश है उनको
थोड़ा सा मदद दिया जाए। ये सारे चीज़ अभी बहुत ऊपर लेवल में स्टार्ट करके एक सरकार लेवल में, द इंडस्ट्री लेवल में, देन अब इंडिविजुअल हमारा जो लोग कम्युनिटी लेवल में, सारे लेवल को कंट्रीब्यूट करके ही हम थोड़ा सा बैलेंस रख सकते हैं। जी, मंगेराम चौहान जी का रुख करते हैं। मंगेराम चौहान जी, यही सवाल मैं आपसे करूंगा क्योंकि आपने भी लखनऊ क्षेत्र से आते हैं, आपने भी देखा होगा कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व वहाँ नज़दीक में ही है आपके, और ऐसे तमाम केसेस देखने को मिलते हैं। कुछ समय पहले बहराइच का जिक्र करें तो वहाँ पर हमने देखा कि भेड़ियों का आतंक था, वो लोगों को कितना परेशान किया, कई लोगों की उसमें जान गई, दुखद था। क्या शहरीकरण में इस एस्पेक्ट को भी देखना बहुत ज़रूरी है? और जैसे आप बार बार जिक्र कर रहे हैं एजुकेशन का, इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने का, इसके साथ साथ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन तो पहुंच ही रही है, लेकिन इसके साथ आपने इसका भी जिक्र किया कि सरकार आपको रिसर्च मुहैया करा सकती है, काम हमें खुद करना पड़ेगा। और व्यवसाय को बचाने के लिए आप इस तरह के प्रयास कीजिए कि आपका व्यवसाय भी बचा रहे और आपका वातावरण भी शुद्ध रहे। लेकिन हमारे देश में एक ऐसी व्यवस्था भी है कि अंडर द टेबल जो काम होता है, आप पैसा दीजिए और पॉल्यूशन फ्री सर्टिफिकेट ले लीजिए, पैसा दीजिए कोई भी काम कर लीजिए। तो ये भी चीज़ें तो कहीं ना कहीं चुनौती है। और इसको अगर हाउसिंग सोसाइटीज़ के तौर पर देखते हैं, हाउसिंग कमिश्नर के तौर पर देखते हैं, तो वन्य जीवों के बीच में जो बैलेंस और सामाजिक परिवेश में जो बैलेंस होना चाहिए, उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं? देखिए, आपने जो कहा शहरीकरण, जो हमारा वन्य क्षेत्र थे, जो वनीकरण था, वास्तव में जंगली जानवर हमारे घरों में नहीं आए, आदमी उनके घरों में घुसने लगा, तो इस नाते वो बाहर निकलने लगे। दूसरे इस तरह के रिसर्च हैं कि चूंकि जलवायु परिवर्तन हो गया तो अंदर जलाशय नहीं रहे, तो वो एनिमल जो खतरनाक थे वो बाहर निकलने लगे। उनके जो वृक्ष थे वो आग लगने के कारण या हमारे जलवायु परिवर्तन के कारण उन पर फसलें आना बंद हो गया, तो उनके खान पान की व्यवस्था जैसे ही डिस्टर्ब हुई, यानी उनका खाद्य चक्र जैसे ही डिस्टर्ब हुआ तो वो भी डिस्टर्ब हो गए, वो बाहर की ओर आने लगे। कहीं ना कहीं इसमें जो वनीकरण वाला एरिया है, या हम पशुओं की बात करते हैं, इनकी बात करते हैं, उनका भी महत्व जब हम ये स्वीकार कर लेंगे, हमारे वैज्ञानिक बताते हैं कि भाई बहुत सारी फसलों की प्रजातियां बहुत सारे कीटों के कारण ही उत्पन्न होती हैं जो परागण वगैरह कराते हैं, तो हम वन्य जीवों का भी उतना ही महत्व है। जैसे एक रिसर्च में पढ़ रहा था कि मॉरिशस में एक डोडो पक्षी हुआ करता था और एक टम्बल टॉक करके कोई वृक्ष था, डम्बल टॉक, उसके बीज खाता था, और वहाँ पे ये देखा गया कि डोडो भी और वो वृक्ष भी, दोनों प्रजातियां समाप्त हो गई। जब इस पर रिसर्च किया गया, पता लगा कि जो बीज, उस वृक्ष का जो बीज था, उसका प्रजनन तभी होता था जब वो उसके पेट से होकर गुजरता था, डोडो के। चाइना का एक एग्जाम्पल पढ़ने को मिला जिसमें चाइना में एक बार ये देखा गया कि भाई फसलों को बचाने के लिए चूहों को मारा जाए, मच्छरों को, मक्खियों को मारा जाए, तो एक अभियान चला करके वहाँ पे ये सब किया गया, लेकिन उसका दुष्परिणाम फसलों पर पड़ गया। बिल्कुल, फसलों की जो फसलों का उत्पादन था उसमें इतनी कमी आ गई कि बताया जाता है कि 1958 से 1962 तक चाइना में अकाल पड़ गया, जिसमें 20 मिलियन से अधिक लोगों की जान चली गई। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हमारे लिए जीव जंतु भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, सारे पादप, सारे स्पीसीज भी उतनी महत्वपूर्ण हैं। अब इस महत्वपूर्णता में जो चक्र बने, चाहे वो हमारा स्थल चक्र हो, चाहे हमारा जल चक्र हो, चाहे हमारा कार्बन चक्र हो, उन चक्रों के बीच एक संतुलन की आवश्यकता है, और ये संतुलन एक मध्यम मार्ग ही है जो मैं समझता हूँ जी। और संसार को, हम लोग तो सौभाग्यशाली हैं कि उस देश में पैदा हुए जहाँ महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग खोज लिया जी। 12-13 सालों की तपस्या के बाद उनको पता लगा कि भाई जीवन जीने का तरीका मध्यम मार्ग, उसमें भी वृक्ष का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो वो जो मध्यम, और वो वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और वृक्ष का योगदान इसलिए भी है कि देखिए, वृक्ष शोधित तो करते हैं पर्यावरण को, वृक्ष के नीचे आपका तापमान भी 5 से 6 डिग्री कम रहता है। इसके अलावा वहां से भी हम सीख सकते हैं कि वृक्ष की क्या भूमिका है। रिसर्च रिपोर्ट ऐसी भी आई है कि वृक्षों के आसपास रहने वाले लोगों की जीवन प्रत्याशा भी 5 से लेकर 7 साल तक बढ़ जाती है। तो ये मध्यम मार्ग है जीवन का, वो मध्यम मार्ग कहीं ना कहीं मुझे लगता है संतुलन का मार्ग है। बिल्कुल, अगर ये मध्यम मार्ग, भारत ने इस मध्यम मार्ग को दिया है, और हमें 12 साल तपस्या करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने हमें अपनी तपस्या करने के बाद बताया कि मध्यम मार्ग ही वो तरीका है जिससे संतुलन बना रह सकता है। ये कहीं ना कहीं वनों का, पशुओं का, आदमियों का, उनके बिजनेसेस का, उनके भोजन का, ये सारा चक्र अगर संतुलित रहेगा तो जलवायु परिवर्तन भी नहीं होगा और हम लोगों का जीवन भी आसान होगा। और जैसे ये चक्र डिस्टर्ब होते हैं, मध्यम मार्ग से किसी एक मार्ग की तरफ बहुत ज़्यादा
बढ़ जाते हैं तो मध्यम मार्ग का चक्र टूट जाता है, और चक्र के टूटने से समस्याएं हमारे जीवन में आ जाती है, हमारा जीवन और मुश्किल हो जाता है। तो इन चक्रों के संतुलन को बनाए रखने की आवश्यकता है। जी, लेकिन चौहान जी, सवाल फिर हो जाता है कि संतुलन को बनाए रखने के लिए हमें करना क्या है और किस प्रकार से हमें इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। समय समाप्ति की ओर इशारा कर रहा है, इसलिए आप बढ़ते चलते हैं कार्यक्रम में आगे, और एक बार जगदीश जी का रुख करते हैं। जगदीश जी, कम समय लेते हुए आपसे आखिरी क्लोजिंग स्टेटमेंट हम चाहेंगे कि हमें पर्सनल लेवल पर क्या एफर्ट्स करने होंगे, कैसे संतुलन को बनाए रखने, और रोजमर्रा की जिंदगी में अगर मैं सुबह घर से निकला हूं, सुबह ऑफिस आया हूं, शाम को घर जाऊंगा, तो इन पूरे कार्यकाल के दौरान मैं ऐसे क्या तरीके अपनाऊं जिससे मैं ना कुछ करके भी, कम काम करके भी मैं पर्यावरण की तरफ अपनी जिम्मेदारी निभा सकूं। देखिए, यदि इसका हम लोग सूत्र चाहते हैं तो भारतीय परंपरा में अपरिग्रह एक बहुत अच्छा इसका उदाहरण है और एक जीवन शैली है, क्योंकि हम लोग अपनी जब ज़रूरतों को मिनिमाइज़ कर देते हैं, न्यूनतम कर देते हैं, और हमें लगता है कि शायद जितना मुझे आवश्यक है मेरे लिए, इससे ज़्यादा ना मुझे कुछ खरीदने की ज़रूरत है, ना संग्रह करने की आवश्यकता है। और यदि कोई व्यक्ति विशेष मुझे उपहार में भी दे दे तो उस व्यक्ति को मुझे पहुंचा देना चाहिए जिसको शायद उसकी सही आवश्यकता है। तब इस प्रकार की जब वृत्ति हमारे अंदर आती है तो शायद हमें जितने कपड़ों की ज़रूरत है केवल उतने ही होंगे, जितनी भोजन की आवश्यकता है उतनी ही होगी, और एक एक करके हम देखेंगे कि हमारी जो बड़ी बड़ी अलमारियां, जो हमारे सामान भरे हुए हैं, शायद घर में से लगभग 80% से ज्यादा हमारे घर का सामान बाहर चला जाएगा। जगदीश जी, कुल मिलाकर बात ये कहने की है कि जितनी जरूरत है उतनी आवश्यकता का सामान हम खरीदें। रुक करते हैं पटनायक जी का। पटनायक जी, अगर आपके टेक की बात करें, मौसम परिवर्तन में हम क्या इस तरह का अपना एफर्ट डाल सकते हैं कि मौसम परिवर्तन जिस तरीके से हो रहा है ये ना हो, किस प्रकार की जिम्मेदारी आम आदमी को निभानी चाहिए? ठीक है, मौसम परिवर्तन, जो जलवायु परिवर्तन, ये सब जो लोगों को, बच्चे लोगों से क्लास लेवल में भी उनको, बच्चे लोगों को अवेयरनेस देना चाहिए, क्योंकि इसका जो हानि हो रहा है उनको पता नहीं चल पा रहा है। जी, यानी कि बुनियाद से शुरू करनी चाहिए, विद्यालय से उसकी शुरुआत करनी चाहिए। रुक करते हैं पटनायक जी का। पटनायक जी, आपने बताया किस तरह से करना चाहिए। राकेश कुमार जैन जी का रुक करते हैं। राकेश कुमार जैन जी, उपहार की यहाँ बात हुई, क्या आपको लगता है कि उपहार जैसे शादी ब्याह में होता है या किसी के जन्मदिन को उपहार देने की बात होती है तो हम पौधे का आदान प्रदान करें या पेड़ का आदान प्रदान करें, इसके अलावा और क्या विकल्प हो सकते हैं? अभी पिछले दिनों प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हुआ जी। पर्यावरण संरक्षण गतिविधि की टीम ने बैठकर विचार किया कि हम पॉलीथीन फ्री कैसे सारा जीवन करें। 40,000 टन कूड़ा वहां होने की संभावना थी, और टीम के विचार के आधार पर इस बात को प्रसारित किया गया। सारे देश से 15 लाख थालियां, 13 लाख थैले कपड़े के जिसमें रखकर थाली को देना था। बाद में गिलास का भी वहां पर मंगाने का काम हुआ। तो जो कूड़ा करकट है वो 18% रह गया केवल। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा सफल अभियान अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा ये वहां पर हुआ, और ये सिर्फ जागरूकता के कारण, प्लानिंग के कारण और मैनेजमेंट के कारण। हाँ। जी, तो मंगेराम चौहान जी और जगदीश जी, राकेश कुमार जैन जी, दुष्मन रंजन पटनायक जी, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी ने जो अपने अनुभव साझा किए, जो आपने विचार साझा किए कि वातावरण को कैसे शुद्ध किया जा सकता है, पर्यावरण के प्रति एक आम आदमी की, एक आम नागरिक की क्या जिम्मेदारी होती है, और ज़रूरत मैनेजमेंट की है, ज़रूरत प्लानिंग की है, ज़रूरत एजुकेशन की है, तभी हम जो हमारा जो ये संकल्प है कि हम प्रदूषण मुक्त अपना वातावरण रखें, हमारे देश को एक विकसित भारत के रूप में स्थापित करेंगे, और ये तभी संभव होगा जब वातावरण भी शुद्ध होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण सुझाव साझा करने के लिए आज के इस कार्यक्रम में सच के साथ में। जी, तो सच के साथ में आज का सच यही है कि हमें बदलने की ज़रूरत है, पर्यावरण के प्रति जागरूक होने की ज़रूरत है, और ये बदलाव आज से ही हमें शुरू करना होगा। इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद जब आप घर जाएं, रास्ते में आपको कहीं कुछ भी दिखे, आपको लगे कि इसमें हम योगदान देने से हमारा जो पर्यावरण है, हमारा जो वातावरण है वो शुद्ध हो सकता है, तो उसकी शुरुआत हमें आज से ही करनी होगी। इसके साथ ही आज के सच के साथ में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नए विषय, नए मेहमानों, नई जानकारियों के साथ। आप बने रहें डीडी किसान के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।